हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू एम्पिरिकल क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें किसी भी मॉलिक्यूल को समझने के लिए, तो वास्तव में हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को देख पा रहे होते हैं, जान पा रहे होते हैं कि उस मॉलिक्यूल में एटम कहाँ पर एग्जैक्टली प्रेजेंट है, या और एटम जो बॉन्ड्स है उन बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है और कौन सा बॉन्ड वीक है। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारी बातें डिस्क्राइब करता है किसी भी मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल को समझाने में भी काफ़ी हद तक सफल होता है। काफ़ी हद तक जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको रिजॉल्व करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, बॉन्डिंग से रिलेटेड हो गया, बॉन्ड कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ जो हम ये कहेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट होता है किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है, वो सारी बातें कौन बताता है? हाइब्रिडाइजेशन बताता है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है? मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। अब ऑर्बिटल में हम क्या ही मिक्स कर सकते हैं? उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे अच्छा, एक खास बात और समझ लो कि जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है किस प्रकार की ऑर्बिटल होंगी जिनकी हम मिक्सिंग करेंगे। तो देखो, हम ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स हैं जिनकी हम मिक्सिंग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मिक्सिंग, जो वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगी उनमें से हम सबसे पहले उन ऑर्बिटल को सेलेक्ट करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। जिनकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ऑर्बिटल्स को हम मिक्स कर रहे होंगे उनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो कम से कम हो। उन्हीं ऑर्बिटल को हम आपस में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो आइए समझते हैं मिक्सिंग के बारे में। सबसे पहले तो हम मिक्सिंग क्या करेंगे? तो देखो, हम मिक्सिंग करेंगे ऑर्बिटल के नेचर को। जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, सिमेट्रिकल होता है, हाईली सिमेट्रिकल होता है। ये इसका नेचर है, और इसी चीज को हमें क्या करना हो? मिक्स करना होगा। पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल कैसी होती है? डंबल शेप होती है। पी ऑर्बिटल कैसी होती है? डंबल शेप होती है, डायरेक्शनल होती है। कैसी होगी? डायरेक्शनल होगी पी ऑर्बिटल, डंबल शेप होगी, डायरेक्शनल होगी, और लेस सिमेट्रिकल होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होती है? लोब पर होती है। इसको लोब रीजन बोलते हैं, और इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अगर हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो एस ऑर्बिटल का ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। तो जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा? तो जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। हमने बताया एस ऑर्बिटल का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, अगर एस एस ओवरलैपिंग होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि ये बात हम आगे करेंगे बॉन्डिंग। अब देखो, इसमें क्या है? लॉन्गिटिविटी भी है। यहाँ पे क्या है? स्फेरिसिटी है, और यहाँ पे क्या है? लॉन्गिटिविटी। मतलब जितना ज्यादा एस कंटेंट होगा उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा? शॉर्ट होगा, और जितना ज्यादा पी कंटेंट होगा उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा? लॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसी नेचर को हमें क्या करना होता है? मिक्स करना होता है। तो देखो, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन के साथ साथ हम समझेंगे उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। तो सबसे पहले हम एक हाइब्रिडेशन ले रहे हैं sp3। sp3 हाइब्रिडेशन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, जो sp3 हाइब्रिडेशन है इसमें क्या है? एक s ऑर्बिटल है और कितनी? 3 p ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 कौन सी हैं? p ऑर्बिटल्स। ये एक s ऑर्बिटल है और 3 कौन सी हैं? ये p ऑर्बिटल्स हैं। इससे क्या बना हाइब्रिडेशन? sp3। तो देखो, अब हम करेंगे मिक्सिंग। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। मिक्सिंग देखो कैसे करेंगे। टोटल ऑर्बिटल कितनी है? 4 है, 1 2 3 4। अब हम प्रत्येक ऑर्बिटल को 4 बराबर भागों में काट लेंगे। ये हमने कट रखा, बहुत ही बढ़िया टेक्निक। ये वाली ऑर्बिटल क्या है? px है, ये वाली py है, और ये वाली pz, और ये ऐसा। देखो, इसका एक पार्ट लेंगे, ये हमने ले लिया। इसका भी एक पार्ट ले लेंगे, इसका भी एक हम पार्ट ले लेंगे,
और इसका भी एक पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो बनी हुई ऑर्बिटल है वो क्या है, sp3। ये कौन सी ऑर्बिटल है, sp3। अभी देखो तीन तीन पार्ट सभी ऑर्बिटल के बचे हुए हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गई, ये कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आगे समझते हैं, ये दूसरा पार्ट है और ये दूसरा पार्ट और ये दूसरा पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अगर इन सभी पार्ट को आपस में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, अगेन एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगी। फिर से हम क्या करेंगे, एक एक का कंटेंट ले लेंगे तो अगेन हमारे पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगी। रिमेनिंग एक एक कंटेंट लेंगे तो अगेन एक और हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगा। देखो चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और इन चारों ऑर्बिटल में ये तीन ऑर्बिटल एक जैसी थी और ये एक ऑर्बिटल इन तीनों से क्या थी, अलग थी। चार ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और चार नई ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो रही थी, फॉर्म हो रही थी। अच्छा, हम बात करें जो पार्टिसिपेट वाली ऑर्बिटल थी, इनमें से तीन ऑर्बिटल एक जैसी थी और एक ऑर्बिटल एक जैसी थी। जब ये आपस में मिक्स हुई थी, जो चार ऑर्बिटल बनी, इन चारों ऑर्बिटल का साइज, शेप, एनर्जी सब क्या हो गया, सब कुछ सिमिलर हो गया। ये चारों ऑर्बिटल हो गई एक जैसी। ठीक है, तो अब हम इनके स्ट्रक्चर के थ्रू इनकी मिक्सिंग को समझते हैं। हम ये जानेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। क्या जानेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, जैसे मान लो एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल्स है। ये px हो गई, ये py हो गई, ये pz हो गई। ठीक है, देखो अब इनका अगर हम एक इसका, अब यहाँ पे देखो कंटेंट की बात करेंगे तो जो p ऑर्बिटल का कंटेंट है, एक ऑर्बिटल जो थी हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाई थी, उसमें इतना ही s का कंटेंट था, बाकी रिमेनिंग किसका था, p का कंटेंट। तो s का कंटेंट कम है, इसका मतलब s की तरह कम दिखेगी ऑर्बिटल, और p का कंटेंट ज्यादा है तो p की तरह ज्यादा दिखेगी ऑर्बिटल। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये न्यूक्लियस कुछ ऐसा होगा। s कंटेंट क्या है, कम है, और p कंटेंट क्या ज्यादा है, इसलिए इसमें लॉन्गिट्यूडिटी ज्यादा है और स्फेरिसिटी क्या है, कम है। स्फेरिसिटी इसकी क्या है, कम है। स्फेरिकल कम दिखेगी और लंबी ऑर्बिटल ज्यादा दिखेगी। ये बात हो गई। तो जितनी भी हमने चार ऑर्बिटल बनाई थी, चारों ऑर्बिटल का शेप कैसा हुआ, ऐसा हुआ। ये है शेप sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो sp2 में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगी और दो p ऑर्बिटल होंगे। इनको तीन बराबर भागों में कट करेंगे, जितनी ऑर्बिटल होंगी उतने ही बराबर भाग बनेंगे। एक पार्ट इसका लेंगे, एक पार्ट इसका लेंगे और एक पार्ट इसका लेंगे, मिलके कितने, तीन पार्ट मिलके क्या बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगेन जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका लेंगे और इसका लेंगे, इसका लेंगे, बनेगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगेन एक एक पार्ट ले लेंगे तो कितनी, तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। तीन ऑर्बिटल बन गई sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इन तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगा, साइज शेप बिल्कुल सेम हो जाएगा। अच्छा, अब इनका हम शेप, इनके शेप की बात करें, sp2 की शेप की बात करें तो sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी कुछ ऐसी होगी। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे s कंटेंट बढ़ गया, p कंटेंट क्या हुआ, कम हुआ एज कंपेयर टू sp3, इसलिए स्फेरिकल थोड़ा सा ज्यादा दिखेगी कंपैरेटिवली टू sp3। अब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, फिर तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp में क्या होगा, दो ऑर्बिटल होंगी, एक s होगा, एक s ऑर्बिटल होगी और एक क्या होगी, p ऑर्बिटल होगी। ये एक s ऑर्बिटल है और एक ये क्या है, p ऑर्बिटल। ये एक हम p ऑर्बिटल लेंगे, टोटल तीन होती है, तीन में से मैं कोई एक ले रहा हूं। अब देखो दो ऑर्बिटल है तो इनको दो बराबर भागों में डिवाइड, कितने, दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग इसका मिलकर क्या बनाएगा, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका एक भाग मिलेगा और इसका एक भाग मिलकर दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग नेचर है,
लेकिन जब ये आपस में मिक्स हुई और इन दोनों ऑर्बिटल का सेम नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीनों को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन में बात करेंगे कुछ नए डेटा। तो देखो, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात करें तो हमने एक बात देखी थी कि यहाँ पर आधी जो ऑर्बिटल थी ये s कंटेंट से मिलकर बनी हुई थी और आधी ऑर्बिटल बनी हुई थी p कंटेंट से मिलकर। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो आधी ऑर्बिटल कैसी है, s जैसी है और आधी कैसी p जैसी। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा 50% और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर भी कितना होगा 50%। हम यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं ये 50% है और ये भी क्या है 50%। अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल के बारे में। तो हमें याद होगा कि हम क्या कर रहे थे कि 3 ऑर्बिटल यहाँ पे ले रहे थे, टोटल 2 p की थी और एक क्या था s का था, और इनको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे थे। कितने? 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे थे। तो जो मिलकर बन रही थी ऑर्बिटल sp2 उसमें क्या था, एक कंटेंट ये s वाला था, बाकी रिमेनिंग किसका था, p वाला था। तो अगर हम एक का तिहावा भाग देखेंगे तो कितना होगा 33% हो जाएगा, 33.33%। तो यहाँ पर ये जो s कंटेंट कितना है 33%, ये हम लिखेंगे 33.33%, ठीक है। s कंटेंट कितना 33.33%। और ये जो बचा हुआ है ये क्या है, p कंटेंट है, और p कंटेंट कितना होगा, p कंटेंट होगा 66.7%, 66.77% अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। यहाँ पे देखो इस ऑर्बिटल में बात करें तो एक s ऑर्बिटल थी और तीन कौन सी थी, p ऑर्बिटल थी। मतलब अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे तो इतना कंटेंट किसका लेते थे, s ऑर्बिटल का लेते थे। बाकी की ये जो कंटेंट होता था ये वाला वो कौन सा था होता, बाकी जो बचा हुआ वो p ऑर्बिटल का होता था। सिर्फ इतना s ऑर्बिटल कंटेंट मतलब 1/4, मतलब कितना 25% होता था। बाकी बचा हुआ 75% क्या है, बाकी बचा हुआ 75% वो है p ऑर्बिटल का कंटेंट। ये तो हो गई परसेंटेज, कितना परसेंटेज s ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हो रहा है और कितना परसेंटेज p ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हो रहा है। अब आगे हम बात करेंगे इसमें शेप के बारे में कि इनका शेप कितना होगा। तो देखो ऑर्बिटल का शेप हमें मालूम है कि s ऑर्बिटल कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल कैसी होती है और डंबल शेप होती है, ठीक है। तो अब देखो शेप को कैसे बनाएंगे, हमें s ऑर्बिटल का शेप मालूम है और p ऑर्बिटल का भी शेप मालूम है। तो हमें अब मान लो यहाँ पे sp का शेप बनाना है, हमें 50% s कंटेंट इन्वॉल्व करना है और 50% p कंटेंट को इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे मान लो sp2 का हमें शेप बनाना है तो यहाँ पे 33.33% s कंटेंट इन्वॉल्व करना है और 66.77% p कंटेंट इन्वॉल्व करना है। इस केस में अगर हम देखेंगे sp3 में तो 25% हमें s कंटेंट इन्वॉल्व करना है और 75% हमें p कंटेंट इन्वॉल्व करना है। आइए समझते हैं इन ऑर्बिटल्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका शेप देखेंगे तो देखो इसका शेप क्या हो जाएगा, ये कुछ इसका शेप होगा ऐसा, ये न्यूक्लियस होगा, और इसको थोड़ा सा और हम ढंग से बनाए तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके शेप के बारे में बात करें sp2 की तो sp2 का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, और जो sp3 होगा उसका जो शेप होगा वो कुछ ऐसा। तो देखो जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, p कैरेक्टर बढ़ रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे ऑर्बिटल की लॉन्गिटिविटी बढ़ रही है। क्या हो रही है, ऑर्बिटल की लॉन्गिटिविटी बढ़ रही है। अब इन ऑर्बिटल से जो भी एटम बॉन्ड बनाएगा, मान लो मैं एक हाइड्रोजन के साथ इनकी बॉन्डिंग करते, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होती है, अगर वो बॉन्ड बनाएगा, मान लो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अपना क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो अब देखो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और जो बॉन्ड लेंथ होती है दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये दो न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है x, ये दो न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है y, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच के डिस्टेंस क्या, ये जो दो न्यूक्लियस इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है z। हम बहुत आसानी से बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि s का जो है वैल्यू वो कम है एज कंपेयर टू y, एंड y की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू z। मतलब बॉन्ड लेंथ का ये डेटा होगा। और जैसे बॉन्ड लेंथ का ये जो डेटा है, ठीक है,
इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, जैसे जैसे पी कंटेंट बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एस ऑर्बिटल कैसी है, स्फेरिसिटी होती है इसमें, और पी ऑर्बिटल में क्या होती है, लॉन्गिटिविटी होती है। तो जितना ज्यादा पी कंटेंट होगा उतना ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और एक खास बात यहाँ पे और डिस्क्राइब करते हैं, हम यहाँ पर एक और खास पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर इसमें हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप लोग वहां पे जाके देखिएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड के जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर खींचने की पावर होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम इन ये जो एटम है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, या हम इसको हम कार्बन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो इन तीनों कार्बन में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे पहले क्या होती है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर। अब देखो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो साझे के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर होंगे, ये है साझे के इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है। यहाँ पे न्यूक्लियस से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा सा पास में है। और यहाँ से न्यूक्लियस से थोड़ा और पास में। तो कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, जो जितना न्यूक्लियस के पास हो। यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में दूर है, और ये और ज्यादा दूर है। इससे ये पता चलता है कि ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या है, sp है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। ये कैसा होगा, sp2 वाला मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये वाला कैसा होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमने हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट किया हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन अराइज होगा तो हमें कैसे मालूम होगा कि कहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस बात को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या वीबीटी थ्योरी सारी बातें नहीं बता पा रही थी, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ये जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बॉन्ड को समझने के लिए। क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर हमें बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है तो हमें बॉन्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जानकारी हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, इसलिए जो है ये जो जानकारी है और ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातें की जा रही हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पूछिए मत। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, आप चाहे इनऑर्गेनिक की हो या ऑर्गेनिक की, मुझे लगता है अगर हम केमिस्ट्री 12th या 11th क्लास की या भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है वो केमिकल रिएक्शंस में ही होता है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हमारा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हिला हुआ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।